नमस्कार। नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी के समाधान। जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट दिए हैं, बुक दिए हैं, उनके समाधान के बारे में चर्चा करने हैं, और वो भी कक्षा 8 के। जो कक्षा है दोस्तों वो कौन सी है? जो कक्षा है वो कक्षा 8 है। और इसी में जो सब्जेक्ट है वो भी विज्ञान है। कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट विज्ञान है, यानी कि साइंस है। और विज्ञान के सब्जेक्ट जो पार्ट नंबर 1 है, कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 1 है, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। क्या नाम है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। उसी पाठ में जो उनके अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, उस अभ्यास के प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए आपके सामने सवाल नंबर 1 आपके सामने देखिए ये रहा। देखिए सवाल नंबर 1, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इधर आपके सामने उचित शब्द दिए हैं। कौन कौन से हैं? तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी, वो शब्द दिए हैं। उनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए हम पूर्ति करते हैं। देखिए क पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाद्य कहते हैं। तो देखिए उनको क्या कहते हैं? तो हम उनका जवाब देंगे। देखिए आप क्या कहते हैं? तो इधर आप कहते हैं फसल। क्या कहते हैं? फसल, यानी इधर फसल आ जाएगा। दूसरा ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाजिया होती है। तो क्या होती है? तो पहले होती है तैयारी। क्या होती है? तो इधर आ जाएगा तैयारी होती है। ग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाजिया लगेंगे। कहाँ लगेंगे? तो तैरने लगेंगे। क्या करने? तो इधर आएगा तैरने, तो तैरने लगेंगे। नंबर 4 ग, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी खाजिया तथा खाजिया आवश्यक है। तो क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा पोषक। क्या हो जाएगा? पोषक। तो इधर पोषक आएगा, पोषक तथा दूसरा क्या आ जाएगा? जल। तो इधर आ जाएगा जल। ठीक है, उस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। देखिए क्या है सवाल दूसरा, ये रहा आपके सामने। देखिए दूसरा सवाल क्या है आपके सामने, इधर है। देखिए रहा दूसरा सवाल आपके सामने है। तो आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखिए दूसरा सवाल ये रहा। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो ए, कॉलम ए और कॉलम बी दिया है। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1 से खरीफ फसल। तो इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा खरीफ फसल धान एवं मक्का। तो आ जाएगा ई। देखिए दूसरा रबी फसल। क्या आ जाएगा? रबी फसल। तो इसमें कौन कौन सा आएगा रबी फसल? तो इसमें आएगा गेहूँ, चना और मटर। डी आ जाएगा। तीसरा रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक। तो इसमें क्या आ जाएगा तीसरा में? तो इसमें आ जाएगा यूरिया, बी यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। नंबर 4 कार्बनिक खाद। तो इसमें क्या आ जाएगा? कार्बनिक खाद में आ जाएगा ऑप्शन सी। तो आ जाएगा पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। देखिए रहा सवाल नंबर तीसरा। देखिए निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। देखिए पहला है खरीफ। तो इसमें क्या आ जाएगा खरीफ में? तो खरीफ फसल धान एवं मक्का। उत्तर आ जाएगा का उत्तर है। त्यारबाद देखिए दूसरा। ठीक है, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल धान एवं मक्का। ख रबी फसल। रबी फसल गेहूँ एवं चना। ठीक है, अब देखिए नहीं, सवाल नंबर 4 देखिए क्या है। निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो आपको क्या करना है? एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो इधर हम लिखते हैं। देखिए ठीक है, तो देखिए पहला है मिट्टी तैयार करना। तो हम लिखते हैं क पर। तो मिट्टी तैयार करना मतलब मीन्स यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें क्या होता है?
पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोलाकर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखते हैं ख, तो क्या आ जाएगा? बुआई। तो अब देखते हैं दूसरा नंबर का बुआई, इसमें क्या आ जाएगा देखते हैं। ख, बुआई। तो यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश यानी कि ताप, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? तो परंपरागत औजार और दूसरा है सीड ड्रिल। अब तीसरा है निराई। क्या है? निराई। ठीक है, तो अब देखिए ग, निराई। तो देखिए इसमें क्या आएगा? निराई। तो खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। यानी कि निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। अब देखिए ग, तो थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग को क्या कहते हैं? देखिए थ्रेसिंग मीन्स खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करके प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दोनों को फटक पर विनोइंग द्वारा अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां। देखिए इसमें क्या है सवाल नंबर 5वां में? तो देखिए इधर आपके सामने दिया है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो खाद और उर्वरक दोनों किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो पहला है, देखिए खाद है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। और उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दूसरा, खाद खेतों में बनाई जाती है और उर्वरक इसका उत्पादन कारखानों में होता है। कहाँ पर होता है? कारखानों में होता है। देख रहे, तीसरा पॉइंट है, देखिए क्या है? तो ये है, इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है जब उर्वरक में इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। नंबर 4, इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं जबकि इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं। यह देखिए, यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है, जब भी यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। अब देखिए, उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधार जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है, यानी कि 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहली है छिड़काव तंत्र। इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोबल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि
बहुली मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। और दूसरा है ड्रिप तंत्र। वो कैसी होती है? तो फसलें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7वां। देखिए क्या है, आपके सामने ही रहा। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। तो देखिए, गेहूं एक रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर सवाल नंबर 8वां। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरकता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। अब देखिए सवाल नंबर 9। देखिए क्या है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो खेत में फसल के साथ कई अवांछित मीन्स बेकार पौधे उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने के लिए कई तरीके हैं। नंबर 1 है, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर, इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। दूसरा, फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। तीसरा है, खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे पर मर जाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 10वां। देखिए क्या है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। देखिए इधर दिया हुआ है, तो फसल को चीनी मिल भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना, खाद देना, ये सब दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, जो पहले है वो क्या करना है आपको ठीक से रहता है। देखिए उत्तर तो पहला आएगा मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहला क्या आ जाएगा? मिट्टी को तैयार करना। दूसरा है खेत की जुताई करना। तीसरा है बुआई करना। चौथा है खाद देना। पांचवा है सिंचाई देना। और छठा है कटाई। और लास्ट वाला है फसल को चीनी मिल में भेजना। इस तरह आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 11। देखिए क्या है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। दूसरा है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तीसरा है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। चौथा है फसल पर पक जाने के बाद काटना। और 22 से दाई और देखिए, तो इसमें पहला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। दूसरा है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। तीसरा है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। और सातवां है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रकार आएगा। तो इसमें इस तरफ आएगा। देखिए क्या क्या आएगा, उत्तर आपके सामने रखा है। जो पहला है वो इस तरह आएगा। क्या आएगा? तो पहला आएगा रवि। ठीक है, दूसरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पशुपालन। तीसरा आ जाएगा खरीफ। चौथा आ जाएगा फसल। पांचवा आ जाएगा उर्वरक। छठा आ जाएगा कटाई। और सातवां आ जाएगा निराई। ठीक है, इस प्रकार आएगा। अब देखते हैं, तो इस प्रकार हम इधर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिस मिल जाएगा। अब सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।